Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 4 और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. इसके बाद इसमें एक हम वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हम डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे आपके साथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो उसी के बारे में हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. तो हमने इसमें 4 पॉइंट्स लिए हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन को समझाने में मदद करेंगे आपके पास. तो सबसे पहला है इट इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डियर एक बात याद रखिएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सिर्फ ये होता है कि ए ने अपने बर्डन को शेयर करा बी के साथ. तो यहां पर एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप और एक ही लिंक है. जब बी अपने काम को सी और डी को शेयर कर दे, सी अपने काम को ई और एफ से शेयर कर दे, तो ये जो डेलीगेशन पूरे लेवल पर हो रहा है यानी एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन इज नथिंग बट डिसेंट्रलाइजेशन. तो कभी कभी केस स्टडीज में एक क्लू रहता है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. तो वो कौन है? वो आपके पास एक डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आता है और बात करी जाए डेलीगेशन की तो उसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है. दूसरे पॉइंट में हमने लिखा इट रेफर टू डेलीगेट द अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. खासियत क्या है, जब आप डेलीगेशन की बात कर रहे हैं तो हम सभी लेवल्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 2 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट. यहां पर सभी लेवल के बीच में बातचीत नहीं करी जा रही. तो एक जो खास डिफरेंस हमें और देखने को मिल रहा है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में वो ये है कि इसमें सिर्फ एक लेवल होता है, वहां पे थ्रू आउट द लेवल नहीं होगा. यानी अगर मार्केटिंग मैनेजर ने अपना काम सेल्स मैनेजर को दिया तो यहां तक जो आपका कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है वो है डेलीगेशन. लेकिन जब सेल्स मैनेजर सेल्समैन को काम देता है, सेल्समैन असिस्टेंट सेल्समैन को काम देते हैं, तो ये जो लेवल बढ़ता जा रहा है, जो हायरार्की क्रिएट हो रही है, वो आपके पास किसका क्लू है? डिसेंट्रलाइजेशन का. तो एक खास बात, अगर केस स्टडी में आपके पास थ्रू आउट ऑल द लेवल वर्ड आ जाए तो वहां डेलीगेशन नहीं, वहां डिसेंट्रलाइजेशन लगेगा. और सिर्फ एक ही पेयर दिया हो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि क्या लगेगा? डेलीगेशन. तो एक लाइन भी आपके पास बुक्स में लिखी हुई है, डेलीगेट मल्टीप्लाइड बाय 2. मतलब आपके पास डेलीगेशन में कितने लोग इन्वॉल्व हुए? 2. लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, इट मल्टीप्लाइड मेनी, यानी यहां पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हो जाएंगे. ये सुपीरियर है बी का, बी सुपीरियर है सी और डी का, सी सुपीरियर है ई और एफ का. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगी, यानी डेलीगेशन ऐसे बहुत सारे आपको डिसेंट्रलाइजेशन में देखने को मिलेंगे. उसके बाद इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट. डेफिनेटली आप डेलीगेट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप सबऑर्डिनेट्स का रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सके? इंक्रीज कर सके. उनकी जो इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में वो इंक्रीज कर सके. क्योंकि जब आप उनको अथॉरिटी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप इस चीज को करने के लिए केपेबल हैं. तो कहीं ना कहीं रोल ऑफ सबऑर्डिनेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है जब आप डेलीगेट कर रहे हैं. अभी तक ए सेंट्रलाइज था, ए ने अपना काम बी को डेलीगेट करा तो बी का रोल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज हो गया. बी ने अपना काम सी को डेलीगेट करा तो सी का रोल भी बढ़ गया. तो जो ये डेलीगेशन का प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या बुलाते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन. एंड डेफिनेटली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की. तो सबसे पहला जो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है आपने पढ़ा, एक प्रिंसिपल भी है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आपकी जो सारी डिसीजन मेकिंग होती है वो कुछ ही लोगों के हाथों में होती है. और अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी जाए तो थ्रू आउट द लेवल जितने भी आपके पास लेवल होते हैं, टॉप लेवल अपनी जो बर्डन होगा वो मिडिल लेवल के साथ शेयर करेगा, मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल के साथ शेयर करेगा. दैट मींस वहां पे एक हायरार्की क्रिएट होना शुरू हो जाती है. जो अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी पढ़ा कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसने अपना काम जो है अलग अलग फंक्शन के बेसिस पर लोगों में बांट दिया. फिर वो जो फंक्शंस होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो भी अपने नीचे 4 लोगों को अगर रख देता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिसेंट्रलाइजेशन का. तो सबसे पहला पॉइंट इसने ये लिखा है, डिसेंट्रलाइजेशन से टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है. क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो मेन चीजें हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट. क्योंकि टॉप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन पे फोकस कर पाएगा और अपने जो लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो क्या कर पाएगा? अपने जो लोअर लेवल्स हैं उनके साथ शेयर कर पाएगा. तो डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट. क्योंकि टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाना या ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू प्रोडक्ट लाइन डिसाइड करना, इस तरीके के डिसीजंस में अपना ज्यादा ध्यान दे पाएगी. और बाकी जो फंक्शंस हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपने एचआर डिपार्टमेंट बना दिया, यानी स्टाफिंग
मार्केटिंग वगैरह के लिए HR डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस को संभालने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स को डील करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया। तो जो टॉप मैनेजमेंट का काम है वो बाकी और चीजों पर डील करना रह जाएगा। तो एक तरीके से रिलीफ हो जाता है टॉप मैनेजमेंट के लिए अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करती है। सेकंड है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। देखिए एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी आप किसी एक डायरेक्टर के अंडर काम करते हैं, आपको बहुत पसंद है कि फिल्म मेकिंग और ये सब चीजों में आपका बहुत इंटरेस्ट है, और डायरेक्टर जो है, जो कि बहुत फेमस डायरेक्टर है, उनके अंडर आप काम कर रहे हैं, और वो डायरेक्टर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं कि इतने दिन तक मैं नहीं हूं और इस मूवी को डायरेक्ट करने का काम आप करेंगे, तो कैसा फील होगा आपको? इट लाइक कि यार कितना बढ़िया है कि मेरे ऊपर मेरे सर ने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो आपके लिए एक मोटिवेशन का पॉइंट भी बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटिवेशन वाली बात को ही बात करी जा रही है। तो डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, यानी वो खुद से आपके पास आएंगे और काम करने के लिए नई नई सजेशंस देंगे। तो एक तरीके से सबऑर्डिनेट के अंदर मोटिवेशन क्रिएट करता है ये डेलीगेशन, जो कि अब डिसेंट्रलाइजेशन का नाम इसलिए कहलाया जा रहा है क्योंकि ये थ्रू आउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जब डेलीगेशन होता है तो वो क्या बन जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। अब डेफिनेटली वो डायरेक्टर जो है, जब उसने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को ये काम सौंपा कि तुम अब मूवी डायरेक्ट करोगे, तो एक तरीके से वो फ्यूचर के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक न्यू डायरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही मैनेजमेंट में भी होता है। तो एक तरीके से वो फ्यूचर के लिए मैनेजर के लिए टैलेंट तैयार करते हैं। लाइक अगर आपके पास जो भी जनरल मैनेजर है, उसने अपना काम अगर ए को सौंपा और ए वो काम बहुत अच्छे तरीके से निभा पाता है, तो एक तरीके से ए जो है वो फ्यूचर मैनेजर के तौर पर तैयार हो रहा है। तो इट डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर दी फ्यूचर, राइट। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखिए अब जो टॉप मैनेजमेंट है उसके पास सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए ही टाइम बचा है और बहुत सारी चीजों में अब वो अपना ध्यान दे सकते हैं और बाकी काम उन्होंने इन डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। तो ऐसे केस में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत क्विक हो जाती है, क्योंकि जो अपना फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में, अब जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस के रिस्पेक्ट में बहुत जल्दी डिसीजन ले लेगा। हर चीज टॉप मैनेजमेंट से जाकर पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन नहीं है यहाँ पर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में भी आसानी होती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के पास जो टाइम होता है वो बच जाता है एक्सपेंशन प्लान सोचने के बारे में, नई प्रोडक्ट लाइन के बारे में सोचने के लिए, और बाकी चीजें उन्होंने अपने नीचे जो लेवल है उनको क्या कर दिया है? शेयर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन और ग्रोथ में टॉप मैनेजमेंट को आसानी से टाइम मिल जाता है इन चीजों के रिस्पेक्ट में डिसीजन लेने में। तो इट फैसिलिटेट ग्रोथ। और द लास्ट पॉइंट है इज अ बेटर कंट्रोल, यानी कंट्रोल करने में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए कंट्रोलिंग का मतलब होता है परफॉर्मेंस को चेक करना और उसका फीडबैक देना। अगर फाइनेंस में कोई गलती हो रही है तो इजीली पता चल जाएगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, टॉप मैनेजमेंट नहीं। क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट सारी चीजों के लिए अपने पास ही अथॉरिटी रखती तो ऐसे केस में ये क्लियर नहीं होता कि क्या किस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब यहाँ पर हर पर्सन को उसका काम, उसका रोल क्लियर करा गया है, उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करी गई है, और ये भी पता है कि कौन किसके लिए आंसरेबल है। तो कंट्रोल करने में ऑर्गेनाइजेशन को आसानी होती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।